हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया। आप चेक कर सकते हैं और साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि सेकंड पार्ट में हम जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बचते हैं उसको कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि जनवरी 2025 हमारा जो पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जो RCEP है एज एन एब्रीवेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और ये एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें जो है वो 15 एशिया पैसिफिक नेशंस इन्वॉल्व है। कौन कौन से नेशंस इन्वॉल्व है? 10 जो इसमें है वो है आसियान नेशन, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, ये जो 10 एशियंस नेशंस है ये इसका मेंबर है। प्लस साथ में 5 जो कंट्रीज आती है इसमें, लाइक चाइना, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये भी जो है वो इसका मेंबर है। यानी कि टोटल 15 मेंबर्स है, 10 + 5। और ये 5 के नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है। और भारत का ये इनिशिएटिव था, भारत भी जो है वो इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था, लेकिन भारत ने जो है उससे वापसी कर ली थी। तो इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका ओरिजिन अगर हम बात करें तो 2011 में हुआ था, ठीक है। और साइन अगर हम बात करें तो 2020 में, और इसने काम करना शुरू करना था 2022 से। तो जब इसने काम करना शुरू करना था 2022 से, तो भारत ने जो है वो इससे वापसी कर ली, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, अगर आपको मेंस में भी लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से अलग से ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स अगर हम कीवर्ड्स में लिखते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे पास एक अच्छा स्पेस रहेगा पूरे के पूरे जो आंसर में एक्स्ट्रा जो अदर कंटेंट ऐड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड कंपटीशन की तरफ जो है वो फोकस था यहाँ पे, कि ट्रेड को लिबरलाइज करना और प्रमोट करना यहाँ से कंपटीशन, प्लस साथ में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना अमंगेस्ट द मेंबर्स। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आसियान नेशंस, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। तो उसके रिगार्डिंग फिर जो है वो यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, मतलब यहाँ के जो ये पूरा का पूरा जो इनिशिएटिव है इसमें क्या किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। देन उसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन, लाइक जो आपका ये चाइना, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज़ है ये मार्केट सिस्टम ढूंढ रहे हैं कि हमें जो हमारे फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं उनके लिए एक मार्केट चाहिए। तो जो आसियान नेशंस है ये एक बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत अच्छी जो वो अपॉर्चुनिटी है। तो मार्केट एक्सेस जो प्रॉपर रहेगी, प्लस रीजनल इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें लाइक जैसे आसियान हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि रीजनल कॉपरेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है ताकि एक रीजनल जो इंटीग्रिटी है वो भी बनी रहे। इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था इस पूरे के पूरे RCEP से 2019 में। तो 2019 से पहले तक जब वो RCEP के साथ नेगोशिएशन थी, लेकिन उसके बाद जो वो RCEP से विड्रॉ कर लिया था। तो याद रखना रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं, 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज है वर्ल्ड की। और इनकी अगर हम रिलेशंस की बात करें कि बायलैटरल रिलेशन किस तरह से शुरू होते हैं, तो हमारे पास एक डीप रूटेड जो है वो रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री, कल्चर और शेयर्ड वैल्यूज़, जैसे कि अगर हम बात करें एंशिएंट ट्रेड रूट का पार्ट, ठीक है, और प्लस साथ में कल्चरल एक्सचेंज, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म। आज भी हम देखें तो हिंदू टेम्पल इंडोनेशिया में है, ठीक है। बुद्धिज़्म का एक्सपेंशन भारत से ही जो है वो इंडोनेशिया में हुआ। देन उसके बाद प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारी जो कॉलोनियल हिस्ट्री है वो शेयर्ड है, ठीक है। दोनों जो है वो कॉलोनीज हुआ करती थी यूरोपियंस की। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इंडोनेशिया है अलॉन्ग विद इंडिया, नाम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो 1961 में बनी थी उसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। और इंडोनेशिया डच की कॉलोनी थी, और जब इंडोनेशिया वॉर भी यहाँ पर हो रखी है, ठीक है, जो याद रखना जब डच ने डीकॉलोनाइजेशन की ट्राई करी थी, या रिकॉलोनाइजेशन, सॉरी, तो रिकॉलोनाइजेशन मतलब डच एक बार छोड़ के चला गया था, फिर दोबारा कोशिश कर रहा था कि इंडोनेशिया को कॉलोनी बना ले, तो इंडिया ने उसको कंडेम्ड किया था। और इंडिया सपोर्टेड जो नेशनल जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की इंडोनेशिया की, उसको। देन मॉडर्न रिलेशंस अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मॉडर्न हमारे जो रिलेशंस है विद रिस्पेक्ट टू इंडोनेशिया, तो बेस्ड है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर। हम क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं। दोनों जो एक दूसरे के कंट्रीज़ के जो लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं और कॉपरेशन करते हैं। एग्रीमेंट है हमारे कॉमन ग्राउंड्स पर, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं पीपल टू पीपल कलेक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, प्लस साथ में हम कह रहे हैं कि रीजनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये सभी जो है वो हमारा टारगेट रहता है। कॉपरेटिव एरियाज अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, एनर्जी है। और एनर्जी कौन सी, क्लीन एनर्जी की तरफ जो है वो यहाँ पर हमारा टारगेट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, कल्चर और एजुकेशन के एनहांसमेंट करनी है। तो ये सभी जो है वो हमारे कॉपरेटिव एरियाज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। देन उसके बाद डिफेंस एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें तो गरुड़ शक्ति,
ठीक है। इंड कॉर्पेट, याद रखना, इंड कॉर्पेट जो है वो हमारी बांग्लादेश के साथ भी होती है और इंडोनेशिया के साथ भी होती है। और समुद्र शक्ति, ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। गरुड़ शक्ति ऑलरेडी एग्जाम में पूछी भी गई है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज ग्रीन जीडीपी। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक तरह से अगर हम बात करें मॉडिफाइड वर्जन है ट्रेडिशनल जीडीपी का। अब किस तरह से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो एनवायरमेंटल कॉस्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से जितना भी जो है वो एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है उसको प्रॉपर एडजस्ट किया जाएगा, उसको प्रॉपर या वो यहाँ पे एक तरह से बैलेंस्ड किया जाएगा, तभी जो है वो जीडीपी ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसा जो है वो कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ग्रीन जीडीपी क्या होती है? ग्रीन जीडीपी जब नेट या नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो आपका, ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेशन, जितने हमने नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लेट किया, ठीक है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, मतलब जो हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं जीडीपी यानी कि जो ग्रो करने के लिए, उसको बाहर निकाल कर हम जो है वो ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, ऐसा जो है वर्ल्ड बैंक ने कहा। देन उसके बाद जो आपको की फैक्ट याद रखने हैं, देखो छत्तीसगढ़ पहली स्टेट बना है इंडिया में, ठीक है, टू लिंक इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू द ग्रीन जीडीपी, जो उसका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको लिंक करा है ग्रीन जीडीपी के साथ। देन उसका उत्तराखंड जो पहली स्टेट है ग्लोबली टू लॉन्च द ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। तो ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स उत्तराखंड नॉट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड जो है वो पहला रीजन है जिसने जो है वो ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स रिलीज किया। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ठीक है। ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो ये इनिशिएटिव है इसकी जेनेसिस जो है वो 2019 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ईस्ट एशिया समिट जब बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड। ये जो इनिशिएटिव है ये भारत का इनिशिएटिव है। भारत ने इस इनिशिएटिव को शुरू किया है जिसमें फ्री और ओपन रीजन की बात की जा रही है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल कॉपरेशन की बात की जा रही है, बोलना नहीं है, कॉपरेट करना है, ऐसा जो है भारत ने यहाँ पे कहा। फिर उसके बाद हमारी जो फिलॉसफी रहती है ना, ठीक है, सागर फिलॉसफी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अभी इसको महासागर में कन्वर्ट कर दिया गया है। मॉरिशस से हमने जो हमारा ये इनिशिएटिव है सागर, इसको महासागर से जो है वो महासागर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो हमारी सागर फिलॉसफी है उसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव, जिसमें हम फ्री और ओपन रीजन की बात कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल कॉपरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो की फोकस एरियाज है, देखो सबसे पहले तो आता है मैरीटाइम सिक्योरिटी। हम क्या कह रहे हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। सेकेंड, उसके बाद हम कहते हैं कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट हमें प्रॉपर करनी है। साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ हमारा फोकस है, रिसोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट और ट्रेड एंड कॉमर्स प्लस कनेक्टिविटी। तो आप इसको 3C करके भी लिख सकते हैं, कॉपरेशन, कनेक्टिविटी और कॉमर्स। इस तरह से भी आप जो है वो कुछ कंसेप्ट बना सकते हैं ताकि मेंस में जो है वो हमारे माइंड में रहे। देन उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बाय एन एक्ट बनी है, यानी कि पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू बनाया है, और जो एक्ट है वो है RTI एक्ट 2005। तो ये ईयर जो है वो आपको मैच द फॉलोइंग में पेपर में आ सकता है, तो RTI एक्ट का ये याद रखना है 2005। कंपोजिशन अगर हम बात करें तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे प्लस 10 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, इसमें मैक्स 10 होगा, 10 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और रिकमेंडेशंस रहती है कमेटी की जिसके बिहाफ पे जो है वो अपॉइंटमेंट होती है। तो वो कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले तो याद रखना है चेयरपर्सन कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। देन उसके बाद यहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको नॉमिनेट कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। और अभी कुछ ऐसी ही कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर भी बनाई गई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 324 के अंडर आता है। क्या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का कोई आर्टिकल है संविधान में या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया 2007 में। इनका जो काम है, जो जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड डिस्प्यूट रहते हैं कि जो उनके ऑफिसर्स वगैरह हो गए, कुछ चैलेंजेस हो गए, तो उनको एड्रेस करने के लिए जो ट्रिब्यूनल बनाए गए। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और अगर हम बात करें अपील कि जो आर्मी का ऑर्डर है, अगर कोई यहाँ से ट्रिब्यूनल कोई आ गया, ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया, वो सिर्फ अपील सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। अब्दाली मिसाइल, देखो अहमद शाह अब्दाली 3rd बैटल ऑफ पानीपत में इन्वॉल्व था 1761 में, ठीक है, जो कि मराठा वर्सेस अब्दाली हो रखी है।
और उसके बाद यहाँ पर एक अब्दाली मिसाइल भी आती है। ये जो मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और दिन थोड़े शायद पाकिस्तान के अच्छे हैं, तो बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली ये कहा है कि वो अब्दाली मिसाइल को परचेज़ करेगा। किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से अब्दाली मिसाइल को परचेज करेगा बांग्लादेश, ऐसा उसने कहा। ये क्विक रिएक्शन मिसाइल है, एकदम से रिएक्शन करती है। और रेंज अगर हम बात करें तो 180 टू 200 किलोमीटर। और हमारी मिसाइल्स की रेंज कितनी है? 5000। हम चल रहे हैं 5000 6000 में, ठीक है। हम चल रहे हैं 3000। ऑलमोस्ट हमारी जो मिसाइल्स की रेंज है वो 3000 5000 से ऊपर ही चल रही है, और डेंजरस भी बहुत ज़्यादा है। देन उसके बाद INS वेगशीर, अगर हम बात करें 6 सबमरीन ऑफ कैलवरी क्लास, ठीक है। ये जो क्लास है, ठीक है, इसमें 5 और भी जो है वो सबमरीन्स बनाई गई थी, ठीक है। कैलवरी पहली थी, खंदरी, खरंज, वेला और वेगिर, और फिर INS वेगशीर, ठीक है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो है वो सबमरीन्स है। याद रखना, ये क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सबमरीन्स है। और एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट है और काफ़ी बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसको। जिस प्रोजेक्ट के अंदर ये बनी है 6 जो पूरी के पूरी सबमरीन्स है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना उस प्रोजेक्ट का नाम। देन उसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1997 में, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ना, यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है सबसे पहले तो वो समझो। तो एक तो गवर्नमेंट है और दूसरा इंडस्ट्रीस्ट, जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनके मेंबर्स। रतन टाटा जो है वो उसके पहले जो है वो चेयरपर्सन थे, ठीक है। और ये एक तरह से जो इंडस्ट्रीज़ की जो एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर होंगे, इंडस्ट्रीज़ के भी। फिर ये टारगेट करेंगे कि किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है नेशन वाइड विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल। देन उसका EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो एब्रीवेशन याद रखनी है, पूछी जा सकती है, क्योंकि अलग से सिलेबस में मेंशन भी है कि एब्रीवेशन भी आ सकती है। काफ़ी सारे अगर हम बात करें एग्जाम्स हैं उनके जो है वो सिलेबस में मेंशन है कि एब्रीवेशन अलग से पूछी जा सकती है। तो EPFO एक स्टेटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी वो बॉडीज़ होती है जिनका अपना जो है वो एक कानून के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। जो किसके थ्रू बनाई जा रही है? कानून। तो यहाँ पर EPF एंड मिसलेनियस एक्ट है 1952 का, जिसके अंडर EPFO बना। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो EPFO आता है। देन उसके बाद EPFO ना एक ट्राई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स या फिर लेबरर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट तीनों मिलते हैं इसमें, और अगर जितने भी जो इश्यूज आते हैं, डिस्प्यूट रहते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसको एस्टेब्लिश किया गया है 1981 में। टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है 1983 में। और इंद्रावती रिवर के नाम पर जो है वो इस टाइगर रिजर्व का नाम पड़ा है, या इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। टोटल अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व तो 58 जो है वो टाइगर रिजर्व हो गया। माधव नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना, माधव नेशनल पार्क अभी रिसेंटली जो है वो मध्य प्रदेश में बना है। और ये मध्य प्रदेश का 9th जो है वो टाइगर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। और रामसर साइट याद रखना है, ठीक है, कि जो रामसर साइट्स है वो टोटल अभी प्रेजेंट टाइम पे 89 है। और तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स है जो आपको याद रखनी है। और जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है ये हमने लॉन्च किया था 1973 में। जितनी ज़्यादा बार हम इसको रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे, हमें याद रहेगा, ठीक है। देन उसका नेक्स्ट है कान्हा नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश में है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। नेशनल पार्क बनाया गया है 1953 में, और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया 1973। और 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। तो दैट मीन्स जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया तो इसको भी इन्वॉल्व कर लिया था। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से नेशनल पार्क से लॉन्च किया है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वो ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है वेम्बनाड लेक। ये केरला में है। और ये रामसर साइट जो है उसको डिक्लेयर किया गया है 2002 में। तो देखो अभी हम रामसर साइट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको भी आगे और डिस्कस करते हैं। केरला की जो है वो ये लार्जेस्ट लेक है और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। तो वेम्बनाड लेक लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की और लार्जेस्ट लेक है केरला की। प्लस एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि यहाँ पर ना बोट रेस होती है। बोट रेस के लिए काफ़ी जो है वो ये फेमस है। एक पहला पॉइंट ये हो गया। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, जिसमें जो है वो फिर वेटलैंड कंजर्वेशन की बात की गई थी। पहला पॉइंट, इसने काम करना शुरू किया था 1975 में। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, अब देखो डेज को भी साथ के साथ में जो है वो लर्न करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है ये आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है केओलादेव नेशनल पार्क। ये राजस्थान में है और जिसको नेशनल पार्क बनाया गया है 1981 में। यहाँ पर अगर वेजिटेशन की बात करें तो ड्राई डेसिडियस
राजस्थान में है डेजर्ट रीजन, और कौन से वाले रीजन में, अरावली के इधर वाली साइड पे। तो यहाँ पर तो ड्राई डेसिडियस ऑलरेडी होगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, रेन शेडो रीजन है। तो जब रेन शेडो रीजन है तो यहाँ पर आपको कैसी वेजिटेशन मिलेगी? थॉर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, थॉर्न लाइक लीव्स होंगे, ठीक है, और कैक्टस इस रीजन में देखने को मिलेगा। रामसर साइट है ये, प्लस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर किया था। कितनी जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है टाइफून मिसाइल सिस्टम, ये यूएसए का है, ठीक है। टाइफून मिसाइल सिस्टम एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, मोबाइल ग्राउंड लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम है। तो अगर सरफेस टू सरफेस बात की जा रही है तो बहुत लंबी रेंज इसकी होगी। देन उसका गोल्डन जैकल की अगर हम बात करें तो ये नॉक्टर्नल एनिमल है, यानी कि रात को एक्टिव रहते हैं, ठीक है। मोनोगैमस होते हैं, जिससे एक बार मिल जाते हैं, इनका जो पार्टनर होता है फिर लाइफ टाइम उसके साथ रहते हैं, अगर वो चला जाता है तो फिर किसी और के साथ नहीं जुड़ते। ओमनीवरस होते हैं, ओमनीवरस में सब कुछ खाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आईयूसीएन स्टेटस हमें याद रखना है, वो है लीस्ट कंसर्न, और ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में बनाई गई थी। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग ओल्डेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। और जो गोल्डन जैकल है इसका जो इसको जो मतलब अगर हम बात करें कि साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड किया गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में जो है वो इसको ऐड किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इस टाइम पे जो है वो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी जब ये बनाया गया था। ब्लू कार्बन, ये बहुत कॉमन सी टर्म है और इम्पॉर्टेंट टर्म है। ब्लू कार्बन वो कार्बन होती है जो ब्लू ओशियंस ने जो है वो कैप्चर की होती है, यानी कि जो कोस्टल इकोसिस्टम है या जो ब्लू ओशंस है उन्होंने जो कार्बन को कैप्चर किया है, दैट इज़ ब्लू कार्बन। और यहाँ पर मैंग्रोव्स, सी ग्रासेस और सल्ट मार्शेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कैप्चर करते हैं कार्बन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। और कार्बन को लेकर अगर हम बात करें तो एक टेरेस्ट्रियल कार्बन होती है, एक ओशनिक कार्बन होती है। तो ये कार्बन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद नेक्स्ट है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन जो मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने शुरू किया था। इसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो एक्सप्लोर करना डीप ओशन को, कि डीप ओशन में कितना खजाना छुपा है, कितने रिसोर्सेज वहाँ पर है जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो यूटिलाइजेशन वो सस्टेनेबल वे में होगी, हमें इस तरह से यूटिलाइज नहीं करना, हम उनको डिप्लेट कर दे, ख़त्म ही कर दे। तो यहाँ पर जो ये मिशन था इसमें ब्लू इकॉनमी को सपोर्ट करना टारगेट रहेगा, और ये मिशन 2021 से 2026 तक रहेगा। इसमें एक व्हीकल बनाया गया था जिसका नाम था मत्स्य 6000, जिसको जो है वो 6000 जो है वो गहराई, मीटर गहराई में जो है वो यहाँ से जो मैन यानी कि आदमी तक वहाँ जो है वो रिसर्च वर्क करने के लिए जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है मिशन मौसम। मिशन मौसम, ऐसे मिशन मौसम हो गया या अदर प्रोजेक्ट हो गए, सर्द हवा, गर्म हवा, इस तरह के ना ट्रिकी जो वर्ड्स रहते हैं ना, ये काफ़ी जो है वो एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था वेदर अपडेट्स के रिगार्डिंग, और इसमें टारगेट किया जा रहा है कि जो ये मिशन है ना ये पूरा अपग्रेड करेगा जो भी कैपेबिलिटीज़ है डिपार्टमेंट की रिगार्डिंग द वेदर अपडेट्स। फिर इसमें क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है हमें और एग्जैक्ट जो क्लियर मिलेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1963 में बना था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथनम कमेटी। ये कमेटी करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी। पावर्स अगर हम बात करें सीबीआई की तो वो दिल्ली पुलिस एक्ट 1946 के अंदर आती है। ये एक नॉन स्टेटरी बॉडी है। इसका जो टारगेट है करप्शन से रिलेटेड केसेस को एड्रेस करना। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये 2001 में जो है वो सरकार ने शुरू किया था। मैथ्स द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, तो याद रखना ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। जब हम जैसे कि केमिकल्स को अवॉइड कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, सिंपल कह सकते हैं, जब केमिकल्स को अवॉइड कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक खाद को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। देन इसका नेक्स्ट है पोलवरम प्रोजेक्ट। ये आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी के ऊपर है, और ये मल्टीपर्पज़ इरीगेशन प्रोजेक्ट है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और ड्रेन कहाँ पर करती है, बे ऑफ बंगाल में। तो हमें ये भी याद रखना है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। गोदावरी कौन कौन सी स्टेट्स को क्रॉस करके जो है वो बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माउंट एबू। माउंट एबू एक वोल्केनिक मतलब एक्टिव वोल्केनो है जो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसका पार्ट है। तो हमें ये याद रखना है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और ये क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो। नेक्स्ट उसके बाद है 38th नेशनल गेम्स, ये उत्तराखंड में हुई थी। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, निज़ामाबाद। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में अगर हम टॉप पर बात करें तो दैट इज सिंगापुर।
टूरिस्ट टैक्स एक न्यू काइंड ऑफ टैक्स है जो किसने शुरू किया, रशिया ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है। रशिया ने जो है वो टूरिस्ट टैक्स को शुरू किया। सूर्य किरण अगर हम बात करें तो सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में जो है वो एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज। अब एक क्वेश्चन है यहाँ से कि नेपाल कौन कौन सी स्टेट्स के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। तो इससे क्या होगा कि मैप बेस्ड जो है वो हमारी जो ज्योग्राफी है या जो करंट बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं ज्योग्राफी या मैप से लेकर, वो साथ के साथ में कवर हो जाएंगे। तो देखो अगर हम बात करें एक साइड पे तो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो हमें याद रखना है, ठीक है, कि ये स्टेट्स है जो कि बॉर्डर शेयर कर रही है नेपाल के साथ। देन उसके बाद एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेज को लेकर भी जो है वो काफ़ी जो है वो मतलब लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बात करें तो सिलेबस में अलग से मेंशन है। तो एनआरआई डे 9 जनवरी को होता है। 1915 में पहली बार महात्मा गांधी, मतलब 1915 में महात्मा गांधी की वापसी हुई थी, नॉट पहली बार पर वापसी आ गई थी ऑफिशियली एक तरह से। देन उस यूथ डे 12 जनवरी को होता है। और किन की बर्थ एनिवर्सरी को हम यूथ डे मनाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को होता है, ठीक है। लोकपाल डे अभी रिसेंटली शुरू किया है, 16 जन को होता है। नेशनल ह्यूमनाइजेशन डे 18 जन को होता है, जो आपको याद रखना है 18 जनवरी, यानी कि वर्ल्ड रिलीजन डे 19 जनवरी को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को होता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये भी 24 जनवरी को होता है। वोटर्स डे अगर हम बात करें तो 25 जनवरी को होता है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। टूरिज्म डे अगर हम बात करें तो ये भी 25 जनवरी को होता है। रिपब्लिक डे अगर हम बात करें तो 26 जनवरी, और इस दिन भारत रिपब्लिक बना था, हमारा संविधान जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट उसके बाद लास्ट है इंटरनेशनल कस्टम डे जो कि 26 को होता है, ठीक है, 26 जनवरी। प्लस एक आपको याद रखना है मैड्रास डे, या इसको शहीद दिवस भी कहा जाता है, जो कि 30 जनवरी को होता है। इस दिन महात्मा गांधी जी की जो है वो मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था वो आप कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप जितना कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।